Hello students, today I am going to give you Hindi description of introduction and summary of the poem entitled The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. This poem is prescribed in class 11th English book Hornbill. At first, let us talk about introduction. The poem The Voice of the Rain is written by Walt Whitman. ये जो poem है The Voice of the Rain, ये लिखी गई है, कंपोज की गई है वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन वॉज अ ग्रेट अमेरिकन पोएट. ये अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट हैं वॉल्ट विटमैन. इट इज़ अ conversation between the poet and the rain. Actually this poem is a conversation between poet and the rain. ये poem जो है एक conversation है. conversation यानी बातचीत. इसमें poet asks some questions to rain and rain answers all his questions. इसमें poet जो हैं वो rain से, बारिश से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन होते हैं उसके एग्जिस्टेंस को लेकर के कि हु आर यू, तुम कौन हो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं पोएट वॉल्ट विटमैन. रेन से क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो और रेन आंसर देती है कि मैं कौन हूँ और अपने एग्जिस्टेंस और अपने इटर्नल जर्नी के बारे में भी बताती है कि रेन मतलब मेरा कैसे जन्म हुआ है और मैं कैसे कैसे बनती हूँ और मैं फिर से जहाँ से बनती हूँ वहीं पे मिल जाती हूँ. एक्चुअली ये काफ़ी साइंटिफिक पोएम है ये. इसमें हम जो साइंस में पढ़ते हैं द साइकिल ऑफ रेन, साइकिल ऑफ वाटर, वो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है इस पोएम के माध्यम से. रेन कैसे बनती है? पहले सूरज की रोशनी पड़ती है समुद्र के पानी पे और लैंड पे जो भी वाटर है, चाहे वो झीलों का पानी हो या पॉन्ड का पानी हो या नदियों का पानी हो, जहाँ भी वाटर सोर्सेस हैं उन पे जब सन की रेज पड़ती है तो वो हीट होकर के वेपर्स बन करके, भाप बन करके ऊपर जाता है और ऊपर जा करके आसमान में जा करके फिर जब वो ठंडा होता है कंडेंस होता है, काफ़ी वो संघनन क्रिया होती है, संघनित होता है. फिर उसके बाद वो बादल बनता है. बादल बन करके फिर मैदानों में, प्लेन्स में इधर आता है, फिर पहाड़ों से टकराता है, फिर रिटर्न बैक होता है और फिर बारिश प्लेन्स में होती है. और फिर वो जो बारिश होती है वो पानी फिर से नदियों के माध्यम से बहते हुए फिर से समुद्र में चला जाता है. मतलब जहाँ से बारिश उठी थी फिर वहीं पे आती है. वही बादल आगे जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो आइस में चेंज हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं. फिर बर्फ़ बन करके पहाड़ों पे स्नोफॉल होता है. तो ठंडियों में स्नोफॉल होता है. फिर जब गर्मी आती है तो वो जो स्नोफॉल करके जो बर्फ़ जम जाती है पहाड़ों पे, उन बर्फ़ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो बर्फ़ फिर मेल्ट होता है, वो पिघलता है. पिघल करके फिर नदियों के माध्यम से फिर से वो समुद्र में आता है. मतलब पानी का जो है वो बारिश का ये साइकिल चलता रहता है. जहाँ से ये वाटर निकल फिर ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश बनता है, फिर नीचे आता है, फिर पानी बनता है, फिर बादल बारिश. मतलब ये एक तरह से साइकिल चलता रहता है, एक तरह से चक्र है ये. तो इस पोएम में यही सब डिस्कस हुआ है वाटर साइकिल के बारे में और बारिश के एग्जिस्टेंस के बारे में, बारिश कैसे बनती है और फिर बारिश कैसे फिर से अपने ओरिजिन प्लेस पे जहाँ से वो पैदा हुई थी वहाँ पे फिर से चली जाती है. द रेन एक्सप्लेन्स इट्स इटर्नल जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस दैट इज अर्थ टू द पोएट. रेन जो है बारिश वो एक्सप्लेन करती है, मतलब वर्णन करती है, अच्छे से बताती है अपनी इटर्नल जर्नी. इटर्नल यानी कभी न ख़त्म होने वाली, जर्नी मतलब यात्रा. अभी कभी न ख़त्म. क्या बारिश की यात्रा कभी ख़त्म होगी? कभी नहीं, क्योंकि ये फिर अपने बर्थ प्लेस पे फिर से आ जाती है पानी बन करके और फिर भाप बन करके ऊपर जाती है और फिर बादल बनती है, फिर बारिश बन करके फिर पानी बन के आ जाती है. तो ये इटर्नल जर्नी है ना, कभी न ख़त्म होने वाली जर्नी है जो हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहती है. तो इसी के बारे में रेन डिस्कस करती है पोएट से. समरी ऑफ द पोएम, पोएम का एक सारांश. समरी यानी सारांश. शॉर्टकट में, इन द पोएम द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर हु आर यू. सॉफ्ट फॉलिंग शावर क्या है? रेन है. सॉफ्ट यानी मुलायम, फॉलिंग यानी जो गिर रहा है, शावर वो बारिश की बूंदे. इस पोएम में, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट आस्क, पोएट आस्क करता है, पूछता है सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, जो एकदम मुलायम
गिर रही हैं शावर बारिश के बूंदे, उनसे पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो। टू विच सी रिप्लाइज दैट सी इज़ द पोएम ऑफ अर्थ। और उसके पोएट के इस क्वेश्चन पे कि हु आर यू वाले इस क्वेश्चन पे सी हु इज सी, रेन। यहाँ पे सी कौन है, रेन। रेन रिप्लाई करती है, रिप्लाई यानी उत्तर देती है कि सी इज़ द पोएम ऑफ अर्थ, वह अर्थ की, पृथ्वी की पोएम है। वो कौन है, वो पृथ्वी की पोएम है। एक्चुअली इस पोएम में रेन और पोएम दोनों के बीच में एक कंपैरिजन किया गया है, जबकि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन रेन एंड पोएम। कोई पॉइंट ही नहीं है कंपैरिजन का रेन और पोएम के बीच में। रेन कुछ और चीज़ है, पोएम कुछ और चीज़ है। मगर यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कंपेयर, एक बहुत ही खूबसूरत समानता दिखाई गई है रेन और पोएम में। क्या समानता है, समानता ये है कि जैसे रेन की जर्नी इटर्नल होती है, कभी न ख़त्म होने वाली होती है। समुद्र से भाप बन के, समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर आसमान में जाता है, कंडेंस होके, संघनित होकर के बादल बनता है। फिर बादल वो बारिश, पानी की बूंदें हो बन करके बारिश के रूप में नीचे आता है। फिर नदियों से वो पानी बहते हुए फिर समुद्र में चला जाता है। यानी बारिश जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जहाँ से उसका बर्थ प्लेस था, वहीं पे फिर से आ जाती है। उसी तरह पोएम भी जहाँ से निकलती है वहाँ पे घूम के वो आ जाती है। कैसे, पोएम कहाँ से निकलती है, पोएम निकलती है एक पोएट जो कवि होता है उसके माइंड से। कवि एकांत में बैठ कर के किसी भी थीम पे कुछ सोचता है और उसके दिमाग में एक पोएम, कविता का जन्म होता है। फिर उसको वो एक कागज़ पे, पेपर पे लिखता है, फिर वो पब्लिशर को देता है, फिर वो बुक छपती है, उसकी कविता एक बुक में छपती है, छप करके फिर वो मार्केट में बिकती है। फिर जितने रीडर्स हैं जो पोएम पसंद करते हैं वो लोग उसकी पोएम को पढ़ते हैं, पढ़ करके उनको पोएम अच्छी लगती है तो फिर वो लेटर लिखते हैं उस पोएट को कि हमें आपकी पोएम बहुत अच्छी लगी। हम ये मतलब कि एक तरह से पोएम की प्रशंसा करने के लिए प्रेजवर्दी फॉर्म में वो लोग पोएट को लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे वॉल्ट विटमैन कहना चाहते हैं कि जैसे कि समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर जा कर के बादल बनता है और फिर बारिश बन के नीचे आता है और फिर वही पानी फिर आ जाता है घूम करके समुद्र में, उसी तरह एक कवि की जो कविता है वो उसके दिमाग से निकल करके कागज़ के पन्नों पे आती है, फिर वो बुक का रूप ले लेती है और फिर रीडर्स के बीच में जाती है। फिर रीडर उसको पढ़ते हैं और फिर रीडर्स के प्यार भरे लेटर्स के माध्यम से वो घूम करके फिर से कवि के पास आ जाती है। अप्रिसिएशंस लेटर्स के रूप में लोग कवि की कविताएं पढ़ते हैं और उसको अप्रिसिएट करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए अप्रिसिएशन लेटर लिखते हैं और फिर वो लेटर, उनके प्यार भरे लेटर्स कवि के पास वापस आते हैं। मतलब कविता जो थी वो अब अप्रिसिएशन लेटर्स का रूप लेकर के, प्यार भरे खतों का रूप लेकर के फिर से कवि के पास आ जाती है। तो यहाँ पे दोनों की जर्नी इटर्नल है। दोनों की जर्नी के मामले में अगर देखा जाए तो रेन और पोयम एक जैसे हैं। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग फॉर द रेन टू रिप्लाई टू द पोएट। अब यहाँ पे पोएट बोलता है, पोएट एक तरह से एस्टोनिस्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि रेन कैसे रिप्लाई करिए। रेन जब बताती है कि आई एम द पोएम ऑफ दिस अर्थ, तो रेन को बोलते हुए देख करके कवि एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है कि एकदम एक स्ट्रेंज चीज़ है, विचित्र, स्ट्रेंज यानी विचित्र चीज़ है कि रेन रिप्लाई कर रही है, रेन बोल रही है। द रेन told the poet that sea cannot be touched as sea rises in the form of water vapor in the sky from the land and the bottomless sea। अब वो बताती है अपनी जर्नी के बारे में, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में कि उसको कोई भी टच नहीं कर सकता है। जब वो भाप बन के बॉटमलेस सी, बॉटम यानी पेंदी, वो सी जिसकी कोई पेंदी नहीं है। एक्चुअली सी की तो पेंदी होती है, बॉटम तो होता ही है सी का, मगर इतना डेप्थ में होता है, इतनी गहराई में होता है कि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। तो कवि की शब्दों में एक तरह से बॉटमलेस सी हो जाता है। और लैंड, फ्रॉम द लैंड, और ज़मीन पे भी तो पानी है, नदियों के रूप में, तालाब के रूप में, झील के रूप में, लैंड पे भी पानी है। तो लैंड का पानी और सी का पानी, ये सब वेपर, भाप का रूप लेकर के जब राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का रूप लेकर के जब राइजेज ऊपर उठते हैं, ऊपर आसमान में उठते हैं, उस समय उनको कोई भी टच नहीं कर सकता है।
इट चेंजेस इट्स शेप येट इट रिमेन्स द सेम। और फिर वो क्या होता है, वाटर शेप चेंज करके वेपर बन जाता है, फिर वेपर भी शेप चेंज करके बादल बन जाता है। मतलब इसका शेप चेंज होता रहता है, मगर वो है एक ही चीज़, वाटर का वाटर ही है वो। फिर बाद में और ठंडा होता है तो शेप चेंज करके आइस बन जाता है, स्नो बन जाता है। तो वाटर हुआ या वेपर हुआ या स्नो हुआ, ये फॉर्म चेंज है ना। लिक्विड से वाटर क्या है, लिक्विड है। फिर वो जब वो वेपर बनता है, भाप बनता है, तो वो क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। फिर वो ठंडा होकर के गैस स्नो बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो उसके फॉर्म तो चेंज हो रहे हैं, मगर चीज़ तो एक ही है, वो है तो वो वाटर। बोला कि ये अपने शेप चेंज करती रहती है मगर रिमेन्स द सेम, मगर रहती है सेम ही है। द वेपर चेंजेस इनटू क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशंस। वेपर क्या होता है, क्लाउड में चेंज हो जाता है कंडेंसेशन की वजह से। संघनन की जो क्रिया होती है, साइंस में तुम लोग पढ़े होते हो, कंडेंसेशन यानी संघनित होकर के वेपर क्लाउड बन जाता है। It falls back on the surface of the earth to provide water to the drought-prone areas and to beautiful and purify the earth, its birthplace. रेन का बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है रेन का, अर्थ से। अर्थ पे ही तो सी है, तो सी का पानी हुआ, वाटर हुआ, या लैंड पे भी जो वाटर सोर्सेज हैं वहाँ का वाटर हुआ। तो रेन का बर्थ प्लेस है अर्थ, अर्थ से ही पैदा हुई है। तो जब ये कंडेंस होकर के क्लाउड बन जाती है तो फिर ये फॉल्स बैक, फिर से ये गिरती है कहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सतह पे बारिश गिरती है। क्यों गिरती है, प्रोवाइड वाटर प्रोवाइड करने के लिए, वाटर देने के लिए, टू ड्राउट प्रोन एरियाज। ड्राउट यानी सूखा, सूखी जगहों को पानी प्रदान करने के लिए ये बारिश बन करके फिर से अपने बर्थ प्लेस पे गिरती है। एंड टू ब्यूटिफाई एंड प्यूरिफाई द अर्थ। और अर्थ को, पृथ्वी को ब्यूटिफाई एंड ब्यूटीफुल करने के लिए, और प्यूरिफाई उसको साफ करने के लिए। अगर बारिश ना होगी तो क्या पृथ्वी इतनी सुंदर रहेगी, सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब सूख जाएंगी और धरती एकदम से बेरंग हो जाएगी, एकदम सूखा हो जाएगा। तो धरती को सुंदर बनाने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, और ड्राउट प्रोन एरियाज को वाटरिंग करने के लिए रेन फिर से अपने बर्थ प्लेस पृथ्वी पे गिरती है। इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स इनसाइड द अर्थ एंड हेल्प्स देम ग्रो। अब यहाँ पे जो बारिश है, रेन है, उसके यूजेस, उसके मेरिट्स को बताया जा रहा है कि बारिश क्यों ज़रूरी है, बारिश क्यों धरती पे गिरती है। वो वेपर बन के ऊपर जाती है, फिर बादल बनती है, तो बादल बन करके फिर पृथ्वी पे बैक क्यों आती है, क्योंकि वो फिर से पृथ्वी पे नहीं आएगी तो पृथ्वी सूख जाएगी, कोई भी वनस्पति नहीं रहेगा। इट प्रोवाइड यानी देना। इट यहाँ पे कौन है, रेन। इट प्रोवाइड्स लाइफ, रेन प्रोवाइड्स लाइफ। रेन क्या है, जिंदगी देती है। किसको, टू द सीड्स, बीजों को, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के मिट्टी के अंदर जो बीज छुपे हुए हैं उनको जीवन कौन प्रदान करता है, बारिश का पानी। अगर उस पर पानी नहीं पड़ेगा तो वो बीज जो पृथ्वी के अंदर छुपे हुए हैं वो छुपे हुए ही रह जाएंगे, उनके अंदर से कोई अंकुरण नहीं निकलेगा, उनके अंदर से कोई पौधा नहीं निकलेगा। एंड हेल्प्स देम टू ग्रो, और उस बीज को ग्रो होने में, उसको निकलने में, बाहर निकलने में, उसको प्लांट बनने में, सीड्स को प्लांट बनने में कौन हेल्प करता है, बारिश का पानी। ओके। द रेन डज नॉट केयर इफ एनी वन बोदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट। और रेन केयर भी नहीं करती है, परवाह भी नहीं करती है कि कोई उसके इस कार्य की प्रशंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कोई उसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो एकदम से सेल्फलेस ढंग से उसको कोई इसके बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। सेल्फलेस एक तरह से सोशल वर्कर है वो, जो पृथ्वी को हरा भरा खूबसूरत बना रही है, बीज को बड़ा होने में, ग्रो होने में हेल्प कर रही है। सी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम। वो अपना काम पूरा करती है और फिर से अपने घर लौट जाती है, जहाँ से वो, मतलब फिर से बारिश नीचे ज़मीन पे गिरती है, बीजों में को जीवन देती है, बीज को ग्रो होने में
मदद करती है, उसको पौधा बनाने में मदद करती है, सूखी धरती की प्यास बुझाती है और फिर से अपने घर में लौट जाती है। मतलब जहाँ से जिस वाटर सोर्स से आई थी उधर फिर से चली जाती है। मतलब तालाबों में चली जाएगी, नदियों में चली जाएगी वो पानी, और समुद्र में चला जाएगा। मतलब जहाँ से वो अपने घर फिर से रिटर्न बैक हो जाती है, सबकी प्यास बुझा करके और सबकी हेल्प कर करके, कि उसके बदले में कोई अप्रिसिएशन और कोई प्रशंसा भी नहीं खोजती है। द पोएट ऑल्सो कंपेयर्स द रेन विथ अ सॉन्ग एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी। अब यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में, पोएम की लास्ट स्टेंजा में, देयर इज अ कंपेरिजन बिटवीन द जर्नी ऑफ रेन एंड सॉन्ग या पोएम एक ही है। तो पोएट क्या करता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है रेन विथ सॉन्ग, रेन का गीत से या पोयम से, कविता से। किस केस में, किस कंपेरिजन में, कॉमन जर्नी, क्योंकि दोनों बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी, क्योंकि दोनों की जर्नी सेम है। जैसा कि मैं बताई थी, दोनों की जर्नी दोनों एक ढंग से मतलब चलती हैं। जैसे कि वो जहाँ से निकली है अपने बर्थ प्लेस से और अपने कार्यों को पूरा करके, रेन जहाँ से उसका बर्थ हुआ है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से वो अपने कार्य, उसका कार्य क्या है, धरती की प्यास बुझाना, हरियाली प्रदान करना, सब कार्य अपना पूरा करके फिर से अपने बर्थ प्लेस पे लौट आती है। उसी तरह सॉन्ग भी जो है उसका कार्य है लोगों को ज्ञान देना, लोगों को सूदिंग देना, उनके थके हुए दिमागों को सूद करना, शांति पहुंचाना, इंजॉयमेंट देना लोगों को। सॉन्ग का यही वर्क होता है ना, दिमाग को शांति, सूदिंग और इंटरटेनमेंट ये सब प्रदान करके, और फिर वो सॉन्ग जो है अप्रिसिएशन लेटर के रूप में फिर से आ जाता है। मतलब सॉन्ग्स को लोग पसंद करते हैं, जिन सॉन्ग्स को पसंद करते हैं लोग, फिर उसके राइटर को लेटर्स लिख करके, अप्रिसिएशन लेटर्स लिख के भेजते हैं। तो सॉन्ग अपना काम फुलफिल करके, अपना काम पूरा करके अप्रिसिएशन लेटर के रूप में पोएट के पास फिर से वापस आ जाती है। द सॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। सॉन्ग कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट मतलब उसका कहाँ से उद्भव होता है, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, एक सिंगर कवि के हार्ट से, दिल से। ट्रेवल्स अक्रॉस, और उसके बाद क्या करता है, ट्रेवलिंग करता है सॉन्ग, मतलब राइटर पेज पे लिखता है, फिर उसके बाद पब्लिशर को देता है, फिर बुक पब्लिश होती है, तो बुक पब्लिश हो करके विभिन्न जगहों पे वो बुक बिकती है, लोग उसको पढ़ते हैं, तो ट्रेवल करता है, ट्रेवल अक्रॉस टू फुलफिल द एम, और उसका पोएम का, उस सॉन्ग का जो एम है उसको फुलफिल करता है। एंड कम्स बैक विथ ड्यू लव फॉर सिंगर इट्स ओरिजिनेटर्स, और फिर ये रिटर्न बैक होता है लव फॉर सिंगर, सिंगर को प्यार के रूप में ये रिटर्न होता है। मतलब जो लोग पढ़ते हैं उस सॉन्ग को या सुनते हैं उस सॉन्ग को, फिर वो अप्रिसिएशन लेटर लिख करके भेजते हैं, तो वो अप्रिसिएशन और वो जो लव लेटर्स हैं उनके माध्यम से वो पोएट के पास फिर से रिटर्न बैक आ जाता है। मतलब लोगों के प्यार के रूप में वो सॉन्ग रिटर्न होता है इस अपने उत्पत्ति वाली जगह पे, मतलब अपने फिर से जिस पोएट ने उसको बनाया है उसके पास, इट्स ओरिजिनेटर्स, जिसने इसको ओरिजिन दिया है, जिसने इसको बनाया है, उसके पास फिर से वो रिटर्न बैक हो जाता है। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।